हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम, जो कि है पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मैं कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसलिए क्योंकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, किसी भी तरह का मिक्सचर आपको दिया जाए, किसी भी तरह का सोल्यूशन आपको दिया जाए, उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं जिनके लिए कि आप पीएच को फाइंड आउट कर सकते हो, तो उन सभी के फॉर्मूलाज को मैंने कंपाइल करके आप लोगों के लिए एक जगह पे एक स्लाइड में एक वीडियो प्रिपेयर कर दिया है, जिसको कि आप रेफर करके किसी भी तरह के सॉल्यूशंस के लिए पीएच को फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी आगे आपको क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू डू द कैलकुलेशंस। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू देम इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पीएच। देखो, तीन तरह के हमारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं। सब्सटेंस या तो जिसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल सब्सटेंस हो, या तो एसिड हो या फिर बेस हो। तो आपको पता है कि एसिड्स कैसे हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकती है, वीक एसिड हो सकती है। बेस कैसा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, वीक बेस हो सकता है। तो ये तो बात हो गई सिंगल सब्सटेंस की। अगर उसके अलावा हमें कोई ऐसा सोल्यूशन दिया जाए जिसमें कि एक से ज्यादा सब्सटेंस है, पर उनको अगर आपस में रखा जाता है, वो सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, बट वो नॉन रिएक्टिंग है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एसिड एसिड सोल्यूशन या फिर बेस बेस सोल्यूशन। या तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ रख दो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही रखो। तो क्योंकि दोनों ही एसिडिक नेचर के हैं, तो कोई यहाँ पे आपको रिएक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसमें भी दो पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है कि क्या आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को इनिशियली सेम ही फ्लास्क में रखा था, कि क्या आपने उनको बाद में डिफरेंट फ्लास्क में रखा है। ठीक है, मतलब इनिशियली तो वो डिफरेंट फ्लास्क में थे, बाद में आपने उनको आपस में मिक्स कर दिया। या फिर दूसरा हो सकता है कि आप शुरुआत से ही दोनों को एक ही साथ रख के चल रहे हो। इसी तरह से बेस बेस वाली सिचुएशन में दो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड को आपस में मिला दिया, या फिर हो सकता है कि अगर आपने दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसिस लिए हैं, तो इनिशियली वो दोनों सेम ही फ्लास्क के अंदर थे, या फिर हो सकता है कि वो शुरुआत से ही डिफरेंट फ्लास्क में थे और बाद में जाके आपने उनको मिक्स किया है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस हो जाएंगे। अब तीसरी जो हमारी कैटेगरी आती है, जिसमें कि एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंस होंगे और वो रिएक्टिंग नेचर के भी होंगे। देखो यार, ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से निकल के आते हैं वो सभी क्वेश्चंस और टॉपिक्स जिनमें कि आप लोगों को अक्सर कर दिक्कत होती है, जैसे कि बफर सोल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वो सब कुछ इसी से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार पॉसिबल स्टेट हो सकती है कि आपने एसिड और बेस, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को आपने आपस में मिलाया, तो उन्होंने आपस में कुछ रिएक्शन किया। इसमें तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, या फिर किसी एक का ज्यादा हो, किसी एक का डिफरेंट अलग हो, मतलब किसी एक का कम हो, किसी एक का ज्यादा हो। इसी तरह से दूसरा जो सोल्यूशन होता है जिसमें कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, तो ऐसे में हो सकता है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, और या फिर हो सकता है कि वीक बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा हो। अब ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्यों मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को वीक बेस से ज्यादा नहीं लिया है, यानी कि तीसरी सिचुएशन क्यों नहीं बनाई है। बट जब मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्जैक्टली इसी तरह से तीसरी सिचुएशन हो सकती है जहां पे कि वीक एसिड को आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डाला। हो सकता है दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, या फिर हो सकता है कि वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो। एग्जैक्टली वही जैसे कि मैंने ऊपर कहा था, इसका मैं आपको बाद में रीजन दे दूंगी जब हम फॉर्मूलाज देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी चौथी सिचुएशन आती है, जिसमें कि आप वीक एसिड को वीक बेस के साथ में ऐड कर रहे हो, यानी कि दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब हम एक एक करके ना सबके पीएच फॉर्मूलाज जो है उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी सिंगल सब्सटेंस, बहुत सिंपल है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप सभी को पता है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इतनी इंफॉर्मेशन आप सभी को है, ये मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको एसिड की पता है, तो आप वहां से पीएच वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आप पीएच निकालते हो बिल्कुल उसी तरह से आप पीओएच निकाल दोगे। सेम फॉर्मूला है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अब जब आपके पास में है ना पीओएच की वैल्यू आ जाती है, तो एक फॉर्मूला हम पहले कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर चुके हैं, कि अगर आपको पीएच या पीओएच में से कुछ भी पता है, तो जो इनका सम होता है, यानी कि पीएच प्लस पीओएच का, वो किसके इक्वल होता है, पी के डब्ल्यू के इक्वल। ये आप ध्यान रखना है कि जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो 14 के इक्वल होती है। दिस इज कांस्टेंट। ये क्या है, बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो प्रोडक्ट जब वाटर जब आपका टूटता है H प्लस और OH माइनस आयन में एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। तो उसी का ही जब हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, तो हमें पी के डब्ल्यू मिल जाता है, जिसकी वैल्यू की 14 होती है। इसको मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले के एक वीडियो में, जहाँ पे कि हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात की थी। तो फिलहाल के लिए आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि पीके डब्ल्यू की वैल्यू 14 के इक्वल होती है। और तीसरी चीज कि अगर आपको पीएच या पीओएच में से कोई भी पता है, तो 14 में से दूसरे को माइनस कर दो, तो आपको दूसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे इस केस में पीएच की वैल्यू मिल जाएगी।
अब तीसरा हमारा केस आता है कि आपके पास वीक एसिड हो, तो वीक एसिड के लिए H प्लस जो होता है ना अंडर रूट ऑफ KaC के इक्वल होता है। तो ये भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वाली क्लासेस में, बट स्टिल मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ अगर आप में से कोई कुछ भूल गया है। सो लेट्स से कि मेरे पास में कोई एक एसिड A है जो कि पानी में जाने के बाद में डिसोसिएट हो जाती है लेट्स B और C के अंदर। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे जब मैंने देखा तो लेट्स से उसकी C कॉन्सेंट्रेशन थी तब 0 और 0 कॉन्सेंट्रेशन से B और C की। अब कुछ टाइम बाद में ये जो है रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम अचीव कर जाती है। ये एक वीक एसिड है, इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो टी इक्विलिब्रियम पे हम देखते हैं कि सी में से एक बहुत छोटा सा पार्ट सी अल्फा जो है इसमें से निकल जाता है, तो ये हो गया सी अल्फा और सी अल्फा ये कॉन्सेंट्रेशन बन गई। अब कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हो कि क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये वीक एसिड है राइट, तो इसका जो डिसोसिएशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम आएगा। तो ऐसे में क्या है कि ये जो सी अल्फा की वैल्यू है वो काफी कम है। तो अगर कोई मुझसे कहे कि यहाँ पे के ए फाइंड आउट करो यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा सी अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा की जगह मैं सिंपली सी को ही लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस बिकम सी अल्फा स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्योंकि एसिड है तो इनमें से कोई ना कोई एक H प्लस निकल रहा होगा राइट। तो अगर मुझे सी अल्फा चाहिए तो देखो ये सी अल्फा है, अब चाहे तो इसको भी हटा सकते हो। अगर सी अल्फा से ही हम देखें तो सी अल्फा की वैल्यू यहाँ से सो दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो अंडर रूट ले लिया मैंने, ये 2 है अंडर रूट ऑफ KaC। ठीक है, आ गई बात समझ में। और ये जो मैंने सी अल्फा स्क्वायर निकाला है यहाँ से आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हो बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो दोनों ही आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर एंड सी अल्फा जो कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KaC। और ये सी अल्फा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बी या सी में से कोई एक जो है वो, जैसे कि लेट्स से कि सी को मैं H प्लस मान लेती हूँ क्योंकि वीक एसिड है तो कुछ ना कुछ H प्लस निकालेगा, तो सी अल्फा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम। तो ये फॉर्मूला हमारा वहां से आता है। अब क्योंकि आपने H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली तो आपको पता है कि पीएच निकालने के लिए आपको नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन लेना पड़ेगा। सो यस दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखो फॉर वीक एसिड। वीक बेसिस के लिए एग्जैक्टली यही चीज है, बस आप OH माइनस पे करोगे तो आपका फॉर्मूला KBC आ जाएगा। Ka की जगह हम KB कहेंगे, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है बट बेस के लिए कह रहे हैं इसलिए KB निकाल दिया। अब क्योंकि POH आपको निकालना है तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस हो जाएगा। और अभी मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी एक वैल्यू पता है पीएच या पीओएच में से, आप दूसरे को निकाल सकते हो बाय सब्सट्रैक्टिंग इट विद 14। तो pKw माइनस पीओएच और इस pKw की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 14 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 सिचुएशंस, 4 कंडीशंस फॉर सिंगल सब्सटेंस जो कि काफी सिंपल था। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली सिचुएशन में जिसमें कि हम दूसरे सोल्यूशन की बात करेंगे जिसमें एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंस है और वो नॉन रिएक्टिंग भी है यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि दोनों के दोनों एसिड एसिड हो, दूसरा हो सकता है दोनों के दोनों बेस बेस हो। अगर दोनों एसिड एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो सकते हैं। लेट्स से कि अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या उनको शुरुआत से ही हम सेम ही फ्लास्क में रख रहे हैं या फिर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्लास्क में रख रहे हैं। अगर आप उनको एक ही फ्लास्क में रखते हो तो टोटल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, तो वो दोनों की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसके इक्वल आएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब दोनों का ही क्या होगा 100% डिसोसिएशन। तो जो भी इनकी खुद की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वही H प्लस आयन की भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। आप चाहे तो उसको मोलारिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमने नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको H प्लस आयन मिल गया टोटल फॉर दिस मिक्सचर, तो अब आप यहाँ से POH निकाल लोगे बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लास्क में प्रेजेंट हैं, तो डिफरेंट फ्लास्क में होंगे ना, तो ऐसे में क्या है कि पहले ही अलग अलग फ्लास्क में थे, बाद में आपने दोनों को मिक्स किया है। तो जब आप बाद में मिक्स करोगे ना तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में आता है, आप लोगों ने ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ये सेम ही फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M जो मिक्सचर का है या फिर रिजल्टेंट लिख देती हूँ मल्टीप्लाइड बाय V रिजल्टेंट जो कि आपका V1 प्लस V2 के इक्वल आता है। तो ये भी फॉर्मूला आप लोगों में से कुछ ने पढ़ा होगा, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। जब आप दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस के एसिड्स जो कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है उनको आपस में मिलाते हो, तो यहाँ पे ये जो MR है या फिर जो NR है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। तो सेम ही फॉर्मूला है, बस लिखा इस तरह से क्योंकि मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी। सो दैट वुड बी इक्वल टू N1V1 यानी कि जो फर्स्ट एसिड है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जो दूसरी एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यहां से भी आप इसको देख सकते हो।
अब क्योंकि H प्लस की वैल्यू आ गई तो आप pH भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय टेकिंग माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब जो दूसरी सिचुएशन है एसिड एसिड में, उसमें हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जबकि दूसरा वीक एसिड हो। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो तो 100% डिसोसिएट हो जाएगी, तो ये बहुत सारा मतलब जितनी भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है उतना H प्लस आयन रिलीज कर देगी। बट क्योंकि वीक एसिड है तो इसका जो डिसोसिएशन है वो बहुत ही नाम मात्र होगा, मतलब आप कह दो कि बहुत ही पार्शियल इसका डिसोसिएशन होगा। वो इतना कम होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने कि आप चाहे तो इसको इग्नोर भी करके चल सकते हो। तो हम क्या करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है उसमें हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसी को एक्सेप्ट करेंगे, और बाकी वीक एसिड से वैसे भी बहुत कम है तो हम उसको इग्नोर करके चलेंगे। तो जिस तरह से आप नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालते हो बिल्कुल वैसे ही आप पीएच निकाल लोगे बाय टेकिंग दी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले केस में जिसमें कि लेट्स से कि दोनों ही बेस एंड बेस हैं। तो यहाँ पे भी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो सेम फ्लास्क में हो सकते हैं इनिशियली, या फिर हो सकता है शुरुआत में डिफरेंट फ्लास्क में थे और बाद में उनको आपस में मिक्स किया। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एसिड्स में देखा था, सेम ही फ्लास्क में है तो क्या निकलेगा, जो टोटल OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कि उनकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का एडिशन होगा। बिल्कुल वही रीजन है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एसिड्स के लिए बताया। अब क्योंकि OH माइनस मिल गया तो POH निकाल सकते हो बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, और क्योंकि अब POH मिल गया तो आप pH कैसे निकालोगे, pKw की वैल्यू हो गई 14 माइनस POH। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला। अब अगर आपके दोनों ही जो बेसेस हैं उनको डिफरेंट फ्लास्क में रखा गया था पहले इनिशियली, पर बाद में जाके दोनों को मिक्स कर दिया, तो अब क्योंकि मिक्स किया है तो अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और यहाँ से जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी MR की वो क्या होगी, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बेसिस की। ठीक है, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जो पहला स्ट्रॉन्ग बेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम प्लस जो दूसरा बेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। V1 प्लस V2 क्या चीज है, टोटल वॉल्यूम। अब क्योंकि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो आप POH निकाल लो बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, और क्योंकि POH आ गया तो अब आप pH निकाल सकते हो बाय टेकिंग 14 माइनस POH। ये 14 कहाँ से आया, दिस इज नथिंग बट pKw जिसकी वैल्यू 14 की इक्वल होती है एंड इट्स कांस्टेंट बिकॉज ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस हो और एक वीक बेस हो। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वो 100% डिसोसिएट होगा, तो जो भी उसका खुद का कॉन्सेंट्रेशन है वही OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। बट वीक बेस के केस में क्या है कि जो डिसोसिएशन है वो बहुत ही पार्शियल है, काफी कम है स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो जो भी OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप लिख रहे हो वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये हम मान के चलते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आप वीक बेस को ऐड भी कर लोगे तो बहुत माइन्यूट सा उसमें एडिशन होगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। अब क्योंकि POH की वैल्यू मिल गई तो आप pH निकाल लो बाय टेकिंग pKw माइनस POH। pKw की वैल्यू होती है 14 के इक्वल। ठीक है, ये बात हो गई कब, मोर देन वन सब्सटेंस की, अगर दोनों ही नॉन रिएक्टिंग है। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर सी, यानी कि जो हमारा लास्ट केस है दैट इज केस नंबर सी, जिसमें कि मोर देन वन सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जा रहा है एंड दे आर रिएक्टिंग एज वेल, यानी कि वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। ऐसा तब हो सकता है जबकि आप एसिड और बेसिस को आपस में ऐड करते हो। तो यहाँ चार सिचुएशन हो सकती है कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया। ऐसे में तीन सिचुएशन हो सकती है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देगा, और जो टोटल H प्लस और OH माइनस है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस वजह से यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसी तरह का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जो हाइड्रोलिसिस होता है वो हमेशा वीकर एसिड या वीकर बेस से आने वाले केटायंस या एनायंस के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और सिंपली जो हमारा सोल्यूशन है उसका pH रहेगा 7। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है N1V1 की वो ज्यादा है N2V2 से, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है और स्ट्रॉन्ग बेस कम में है। तो सीधी सी बात है क्योंकि एसिड ज्यादा अमाउंट में है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। तो क्योंकि एसिडिक है तो उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इसलिए आप क्या करोगे, N1V1 यानी कि जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम है उसमें से आप बेस की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को माइनस कर दोगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ऐसा
हमने इसलिए किया क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा H+ है सिर्फ उसी की वजह से एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है। जो H+ और OH- इक्वल अमाउंट में है वो तो वैसे भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये वो H+ है जो कि एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्रा है इसका मतलब कि हमने जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम है उसमें से जब हम कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम बेस की माइनस करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा H+ आयन जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से तीसरी सिचुएशन हो सकती है जब N2V2 की कॉन्सेंट्रेशन N1V1 से ज्यादा हो, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो ज्यादा प्रेजेंट है देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे में जो मेरा सोल्यूशन है सीधी सी बात है बेसिक नेचर का होगा। तो इस टाइम पे ये H+ नहीं है, वेरी सॉरी, दिस वुड बी OH-। OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी दैट वुड बी इक्वल टू N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब क्योंकि आपको पता है कि OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गई है जो कि एक्स्ट्रा OH- है, क्योंकि जो भी बराबर थे वो तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर चुके हैं सॉल्यूशन को, बट जो एक्स्ट्रा OH- थे वो ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब आपको पता है आगे आपको क्या करना है, POOH निकालना है और उसके बाद POH की हेल्प से आपको pH निकालना है, सेम उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले प्रोसेसेस में बताया है। ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरी सिचुएशन में जहां पे कि एक तो वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ हो सकता है कि दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, यानी कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मेरा जो सोल्यूशन है ना वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो ज्यादा अपने OH- आयन रिलीज करेगा। जब ज्यादा OH- आयन सोल्यूशन के अंदर होंगे तो pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, pH ग्रेटर देन 7 होगा। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि केटायन या एनायन जो कि वीकर पार्ट से आता है हाइड्रोलिसिस उसका होगा। जो भी स्ट्रॉन्गर पार्ट से आया है उसका तो 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, तो वो तो कोई इक्विलिब्रियम में जाएगा ही नहीं, है ना, वहां पे तो कोई इक्विलिब्रियम का मतलब ही नहीं बनता। बट जो भी वीकर पार्ट से आ रहा है, जैसे कि इस केस में वीकर एसिड, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। और हाइड्रोलिसिस इसलिए होगा क्योंकि ये कुछ टाइम बाद में इक्विलिब्रियम को अचीव कर जाएगा, बिकॉज इट्स अ वीक एसिड, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा नहीं। तो जो भी इसकी एसिडिक पार्ट है जैसे कि वीक एसिड है वो अपने ही आयंस के साथ में क्या करने लगेगा, इक्विलिब्रियम। तो जो यहाँ पे थोड़े बहुत पार्शियल आयंस बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एनायन बनेगा, सो दैट एनायन एंड जो H+ आयन बनता है दैट विल बी हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। इसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जहाँ पे कि मैंने ये वाला जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन कैसे होगा ये पूरा अच्छे से बता रखा है। और एक वीडियो है जिसमें कि मैंने आपको बफर सोल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बीच में फर्क बताया है। तो उन दोनों ही वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो बात मैंने अभी कही उसको बेहतर समझने में। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आप वो वीडियोस देख चुके हो तो हम आगे चलते हैं। तो अगर N1V1 इज इक्वल टू N2V2 तो उस केस में सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और जो pH की वैल्यू है वो कैसी होगी, ग्रेटर देन 7। पर कितनी ग्रेटर होगी, तो ये हमें कैसे मिलेगा, देखो 7+ हो रहा है ना, इसका मतलब ग्रेटर देन 7 यानी कि सोल्यूशन बेसिक है। दैट वुड बी हाफ ऑफ pKa प्लस log C। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है दैट इज बेसिकली K अंडर रूट ऑफ KH/C। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो H है यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KH/C। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि मैंने आपको ऊपर के केस में बताया था फॉर वीकर एसिड्स। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको दैट C अल्फा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाज अंडर रूट ऑफ KC। अब यहाँ से अगर आप अल्फा को निकालते हो, ठीक है, जो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को शो करेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब आप अल्फा को निकालते हो तो अल्फा देखो क्या हो जाएगा, C आपका नीचे चला गया और उसका अंडर रूट, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना इसको, ओके यहाँ लिख देते हैं। सो अल्फा शुड बी, देखो यहाँ से निकाल सकते हो अल्फा, सी आपका नीचे चला गया, सो दैट वुड बी KA/C। देख रहे हो, तो जिस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ KH/C, यानी कि वहां पे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, बस आपको मीनिंग समझने की जरूरत है। वहां हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, बस इतनी सी फर्क है। वहां पे हम वीकर एसिड या वीकर बेसिस की बात करते थे, जबकि यहाँ पर हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, जो भी वाटर के अंदर स्पेरिंगली है तो उसका मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए
तो ये हो गया KH/C। और आप सभी जानते हो कि जो KH की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, KW/KA। ये सभी जो छोटे-छोटे आपको फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, सभी के डेरिवेशन अलग से मैं आपको छोटे-छोटे वीडियोस में बना के दिखा चुकी हूँ। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। उसके अलावा जो दूसरा एक सिचुएशन बनती है जिसमें कि N1V1 की कॉन्सेंट्रेशन N2V2 से है। इस तरह की जब सिचुएशन अराइज होती है ना, तो उसको हम कहते हैं एसिडिक बफर। इसमें देखो क्या होता है बेसिकली कि जो आपका एसिडिक बफर होता है, इसके अंदर क्या होगा, एक तो आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, ठीक है? इसमें एक तो क्या होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म एसिडिक बफर, और साथ में क्या होती है, एक वीक एसिड प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है वो तो एक सॉल्ट है, इस वजह से उसका तो अपना कोई पीएच है नहीं, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेसिकली ज्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज यहाँ पे एक वीक एसिड अलग से और प्रेजेंट है, ठीक है? ये तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, बट क्योंकि साथ में एक एक्स्ट्रा वीक एसिड और प्रेजेंट होती है इन एसिडिक बफर, तो इसकी वजह से जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वीक एसिड का वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि सोल्यूशन आपका एसिडिक हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ एसिडिक बफर। इज दैट क्लियर? तो ये सिचुएशन आपकी होगी कब, जबकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्लस वीक एसिड साथ में प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये मैं एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, ये वाली जो सिचुएशन है ना, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये होती है आपकी कब, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, जिसको कि मैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। बट जब आपका N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2 बन जाए फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब साथ में एक वीक एसिड और हो, तो आप इसी को ही एसिडिक बफर कहते हो। आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में? और इसके लिए इन्हीं दोनों के ऊपर मैंने और भी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप प्लीज उसको देख लो। जब आप उस दोनों का कंप्लीट फॉर्मूलाज का डेरिवेशन देख लोगे ना, तो आपको एकदम 100% क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? ये हो गया। अब देखो जो एसिडिक बफर होते हैं उसके लिए क्या होता है, पीएच की वैल्यू जो होती है ना, दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ऑफ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है ना, तो सोल्यूशन का कुछ पीएच जनरेट होता है, या तो ग्रेटर देन 7 या लेसर देन 7 होगा। लेकिन जब कब एसिडिक बफर होता है ना, तो ये वो सोल्यूशन है जो कि किसी भी तरह के पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। सो दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। हालांकि सिचुएशन में कितना फर्क है ये आपको भी नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसी को मैं चाहती हूँ कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझो। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, जहां पे मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस बता रखा है। इसी तरह से अब हम चलते हैं तीसरे तरह के सोल्यूशन में, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की केस देखी, अब यहाँ पे हो सकता है कि N1V1 और N2V2 इक्वल हो, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो। तो ऐसे में मेरा सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का, क्योंकि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर है, जबकि वीक जो है वो बेस जो है वो वीक है। तो इसका तो 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, जबकि इसका की पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो सीधी सी बात है कि H प्लस आयंस ज्यादा बनेंगे तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। बट यहाँ पे होता क्या है, केटायन का हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वीकर पार्ट से क्या आ रहा है, एक केटायन आ रहा है प्लस OH माइनस आ रहा है ना, केटायन और OH माइनस। तो OH माइनस तो पानी के साथ में चला जाएगा और बेसिसिटी बढ़ाएगा सोल्यूशन की, राइट? और ये जो आपका केटायन है, ये केटायन क्या करेगा, ये केटायन जो है, ये केटायन ये वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड दिस विल फॉर्म अ केटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है? तो ये एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है, सीधी सी बात है, क्योंकि एसिडिक है तो इसके लिए पीएच की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 होगी। तो आप देख भी सकते हो 7 में से कुछ पार्ट माइनस हो रहा है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेबी प्लस लॉग सी। इसका भी डेरिवेशन मैंने आपको अलग से दिखा रखा है, आप प्लीज उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी तरह से पहले जैसे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ KH/C होगी। KH यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, बिल्कुल वही तरीका जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले केस में दिखाया था। आप यहाँ से चाहे तो एक बार इसको समझ सकते हैं, जहां पे मैंने ये आपको बताया है, ठीक है? बस यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की बात करें, बस इतना सा फर्क है। चलिए, अब KH जो होता है वो KW/KA के इक्वल होता है, ये तो आप सभी जानते हो। अब बात आती है जो N2V2 है, अगर वो N1V1 से बड़ा हो, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा तब पॉसिबल है जबकि मेरा जो सॉल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से ही मिलके बना हो, बट साथ में यहाँ पे एक वीक बेस और भी प्रेजेंट हो, ठीक है? जैसे कि NH4OH और NH4Cl का अगर हम सोल्यूशन देखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बफर सोल्यूशन। और ये किस तरह का बफर सोल्यूशन होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज बेसिक बफर सोल्यूशन। ऐसे में जो POH है वो आपका निकल के आएगा pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? और अगेन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है वो बेसिकली आपके सोल्यूशन को कुछ पीएच प्रोवाइड करता है, कुछ पीएच चेंज कराता है, लेकिन एक बफर सोल्यूशन किसी भी तरह के पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। सो दे आर कॉम्प्लीटली डिफरेंट
डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनका प्रॉपर डेरिवेशन देखना होगा, तभी आप इसको बेहतर समझ सकोगे। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी सिचुएशन आती है जिसमें कि दोनों ही वीक एसिड और वीक बेसिस हों, यानी कि इसका भी पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है और जो वीक बेस है उसका भी पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और बेस दोनों वीकर हैं, बट कौन फिर भी दोनों में से कोई एक हाथ स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम एक सिचुएशन मान लेते हैं जहाँ पे कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 है, ठीक है, यानी कि दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है और वॉल्यूम भी, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम का जो एक रेशो है वो बेसिकली आपका सेम है। तो ऐसे में क्या होगा, जो पीएच है ना वो क्या होगा, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो KH की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, KW बाई KAB, जो कि पहले वाले दोनों केसेस से डिफरेंट है, और जो आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज बेसिकली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, दैट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ KH, ठीक है। यहाँ पे भी तीन सिचुएशंस आती हैं कि पीएच अगर आपका ग्रेटर देन 7 तभी होगा जब Ka की वैल्यू Kb से कम हो, जो कि आप यहाँ पे पुट करके बाद में देख सकते हो। यहाँ से जब आप Ka Kb निकालोगे तो आपको KH की वैल्यू मिलेगी, इसी को आप pKa और या pKb के टर्म्स में भी देख सकते हो। अगर pKa की वैल्यू कम है तो वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर pKa की वैल्यू कम है और pKb की वैल्यू ज्यादा है तो ऐसे में सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, और अगर pKa की वैल्यू ज्यादा है और pKb की वैल्यू कम है तो ऐसे में मेरा सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। मतलब ये Ka और Kb का बिल्कुल उल्टा चलता है, pK और pKb। Ka की वैल्यू ज्यादा तो मीडियम एसिडिक ज्यादा, यानी कि pKa वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। और यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो आपका न्यूट्रल होगा अगर अगर pKa की वैल्यू pKb के बराबर हो, या फिर आप कह सकते हो कि Ka की वैल्यू Kb के इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे तीनों ही सिचुएशंस जो है वो पॉसिबल है इन द केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है Ka Kb है वो वीक एसिड वीक बेस में से इनमें से किसका ज्यादा या कम है। ये थे हमारे सभी तरह के सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस। आई नो कि ये इतना सिंपल भी नहीं था, लेकिन अगर आप इसको एक बार खुद से करोगे, आपने ये वीडियो तो देख ही लिया है, बट अगर एक बार आप इसको खुद से कॉपी में लिखोगे, मेरे वीडियो को साथ में चलाओगे और साथ का साथ समझने की कोशिश करोगे, और जैसा कि मैंने कहा है कि जिन पार्ट में, स्पेशली ये जो पार्ट सी है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है कि ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, तो उसके लिए आप एक बार डेरिवेशन को देख लो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, आई गारंटी, ठीक है। तो जो पहले वाले वीडियोस है आप उनको देख लेना, और साथ में इनका एक शॉर्ट नोट आप अपनी हैंड राइटिंग में जरूर बना लें या फिर इसी का प्रिंट आउट निकाल लें, राइट। तो ये था हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक, पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस, जिसको कि आपको तैयार करना जरूरी है इफ यू आर स्टडिंग अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम एंड द pH ऑफ रिलेटेड सॉल्यूशंस। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।